अक्षय कुमार, अक्षय कुमार हेयर ट्रांसप्लांट, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन वीक। अनुपम खेर, मैम वो तो हमें सबको पता है कि उनके तो हेयर्स नहीं है। जब Okay. भी हमें दिख रहे हैं मतलब वो विग पहन रहे हैं। ओके। हेयर फॉल, हेयर थिनिंग या फिर हेयर ब्रेकेज सेम है या कोई डिफरेंस है इसमें? अभी यंग जनरेशन का यही सबसे ज़्यादा कंसर्न है, हेयर फॉल का। हेयर लॉस एक ऐसा है कि जिसमें जो आपके हेयर फॉल है वो नॉर्मल अमाउंट है, उससे ज़्यादा हो रहे हैं और लंबे टाइम से हो रहे हैं। आपका कहने का मतलब है 50 to 100 हेयर फॉल जो हो रहे हैं डेली, तो वो काउंट नहीं होते हैं हेयर फॉल पे, राइट? वो नॉर्मल है कि 50 से 100 बार। डाइट में हमें लेना क्या है ना, जो इजीली Yes. हम अपने लंच में ले सकते हैं, अपने डिनर में ले सकते हैं। डाइट मॉडिफिकेशन में हेयर के लिए अगर हम स्पेशली बात करें तो प्रोटीन इंटेक बढ़ानी चाहिए। आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हो। डॉक्टर, ग्रे हेयर काफ़ी यंग एज में भी हो रहे हैं, है ना? Yes. तो उसका रीज़न क्या है? Using various chemicals and hair straightening treatments, all these factors are responsible. बॉलीवुड सेलिब्रिटी को देखकर लगता नहीं है कि उनके भी ग्रे हेयर होते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ग्रेइंग हो रही है तो कलर ही एक ऐसा सॉल्यूशन है कि जिससे आप उसको कवर कर सकते हो। इंटरनेट में काफ़ी वायरल हो रहे हैं कंटेंट जो होम रेमेडीज श्योर करते हैं कि आपके ग्रे हेयर को कवर कर लेंगे या फिर आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल में ले आएंगे। बहुत ज़्यादा वायरल तो है सारी चीज़ें। सबको ये लगता है कि हेयर ऑयल अप्लाई करो, आपका डैंड्रफ चला जाएगा, हेयर फॉल चला जाएगा, हेयर ग्रोथ बढ़ जाएगा, पर ये कुछ सच नहीं है। तो स्मोकिंग छोड़ने से क्या लगता है आपको कि हेयर वापस आ जाते हैं? आपको हेयर फॉल है और आप स्मोकिंग नहीं छोड़ रहे हो तो आपको रिजल्ट्स कम से कम मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे। उनकी जिद होती कि नहीं, हमें बाकी जगह, बाकी क्लिनिक में इस कॉस्ट में मिल रहे हैं। तो एक तो आप इस कॉस्ट को लेकर थोड़ा सा क्लियर करें हमें। प्राइस का डिफरेंस अगर किसी भी प्रोसीजर में आ रहा है तो वहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, ये आजकल पेशेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। हाय डॉक्टर। हेलो मैम। सो आज का हमारा जो टॉपिक है हेयर फॉल है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आजकल जो यंग जनरेशन है उनका सबसे पहला कंसर्न एक ही है, हेयर फॉल। इसका रीज़न क्या है? पर सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि हेयर फॉल, हेयर थिनिंग या फिर हेयर ब्रेकेज सेम है या कोई डिफरेंस है इसमें? यस, हाँ मैम। अभी यंग जनरेशन का यही सबसे ज़्यादा कंसर्न है, हेयर फॉल का, क्योंकि वो दिन में 5 या 10 बाल भी गिर रहे हैं उससे खुश नहीं है। उनको चाहिए कि मेरे एक भी बाल ना गिरे। एंड जनरेशन के साथ साथ वो हेयर फॉल का जो कंसर्न है कि जो पहले लेट स्टार्ट होता था वो भी कहीं ना कहीं अर्ली एज में स्टार्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं यंग जनरेशन का ये जो प्रॉब्लम है इतना ज़्यादा, वो सही भी है। ठीक है, अब हम बात करें हेयर फॉल की और हेयर लॉस या हेयर ब्रेकेज की। तो हेयर फॉल एक ऐसा है कि वो नॉर्मल किसी के हेयर फॉल हो रहे हैं अप टू 50 और 100, वी कैन कंसिडर इट इज़ अ नॉर्मल। वो एक हेयर फॉल है जो डेली रूटीन में सबके साथ होता है, चाहे मेरे साथ हो, आपके साथ हो, सबके साथ होता है। हेयर लॉस एक ऐसा है कि जिसमें जो आपके हेयर फॉल है वो नॉर्मल अमाउंट है, नॉर्मल नंबर्स है, उससे ज़्यादा हो रहे हैं और लंबे टाइम से हो रहे हैं। हेयर थिनिंग मोस्टली हार्मोनल कंसर्न में होता है कि जिसमें आपको पता चलेगा कि मेरे कुछ हेयर थिक है, कुछ हेयर काफ़ी ज़्यादा थिन है, तो वो आता है हेयर थिनिंग की कैटेगरी में। और ब्रेकेज हम बोल सकते हैं कि आपके सारे ही बाल रूट से नहीं निकल रहे, पर आप देख रहे हो कि मेरी हेयर की लेंथ है, कुछ बाल छोटे गिर रहे हैं, कुछ बाल बड़े गिर रहे हैं, तो वो यूजुअली आपकी जो हेयर का शाफ्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतना हेल्दी नहीं है, तो आप हेयर ब्रेकेज बहुत सारे लोगों को होता है। ओके डॉक्टर, यानी आपका कहने का मतलब है 50 to 100 हेयर फॉल जो हो रहे हैं डेली, तो वो काउंट नहीं होते हैं हेयर फॉल पे, राइट? सी, वो नॉर्मल है कि 50 से 100 बार 50-100 हेयर्स गिरे हैं, वो नॉर्मल है। बट अब उसमें भी ये होता है कि आपके बाल गिर रहे हैं तो उसके साथ नए भी आ रहे हैं कि नहीं। आपको लग रहा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे हेयर की डेंसिटी है, जो पोनीटेल वॉल्यूम है, वो कम हो रहा है, तो वो
30 हेयर्स भी गिर रहे हैं या 50 भी गिर रहे हैं फिर भी वो कंसिडरेबल है। तो यूजुअली इट्स थ्योरेटिक कि 50 से 100 बार गिरे वो नॉर्मल है, बट आपको लंबे टाइम से सेम प्रॉब्लम है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट कर सकते हैं ताकि वो आपको इजीली गाइड कर पाए, स्कैल्प एग्जामिनेशन हो पाए। ओके, तो यानी बाल गिरना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि रिकवर होना, मतलब नए हेयर आना बहुत जरूरी है। यस, हेयर ग्रोथ होना चाहिए। आपके बाल गिर भी रहे वापस आ रहे हैं, आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेंसिटी में फर्क नहीं दिख रहा है तो वो नॉर्मल है, अगर वो लिमिट 100 से ज्यादा नहीं है। डॉक्टर, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये भी है कि एलोपेशिया या जेनेटिक हेयर फॉल को हम कैसे पहचानें और इसमें डिफरेंसेस क्या हैं? सी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया और हार्मोनल हेयर लॉस या तो जेनेटिक हेयर लॉस है, उसमें हेयर कम होने के साथ साथ थिनिंग होना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके भी दो तरीके होते हैं, जैसे मेल में हो रहा है तो मेल में हेयर लॉस, थिनिंग, लाइन रिसीड होना, लाइन पीछे जाना, स्कैल्प की विजिबिलिटी बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें यूजुअली फर्स्ट सिम्टम्स होती है। अगर फीमेल में हो रहा है तो लाइन रिसीड नहीं होती है, फ्रंटल हेयर लाइन उतनी ही रहती है पर पूरे ही स्कैल्प वाले एरिया में से काफ़ी हद तक हेयर पतले हो जाना और हेयर फॉल तो है ही है, पर उसके साथ जो मेन सिम्टम इसमें दिखता है वो स्कैल्प की विजिबिलिटी और हेयर थिनिंग होता है। तो उस तरीके से हार्मोनल हेयर लॉस यूजुअली डिफरेंशिएट हो जाता है अदर हेयर लॉस से। डॉक्टर, जैसे कि हम सबका इतना बिजी शेड्यूल है ना, तो उसमें आप कुछ डेली के ऐसे टिप्स बता सकते हैं जो नेचुरली हेयर फॉल को कंट्रोल में ला सके? सी हेयर फॉल कम से कम हो उसके लिए आपको हेल्थी स्कैल्प की रिक्वायरमेंट होती है, तो रेगुलर वॉशिंग इज़ द की। अगर किसी को ऐसा है कि मैं हेयर वॉश कर रहा हूँ और मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं तो मैं नहीं करूँगा, तो दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। रेगुलर आप अपने स्कैल्प को क्लीन करो, जो ऑयल बिल्डअप हो रहा है उसको रिमूव करो। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने हेयर फॉल को कंट्रोल में करने का। इसके अलावा आपको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है। अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो करेक्ट करनी है। प्रॉपर स्लीप साइकिल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डाइट, वाटर इनटेक, बस ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। आप डाइट की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये भी डिटेल में बता दें कि डाइट में हमें लेना क्या है ना, जो इजीली Yes. हम अपने लंच में ले सकते हैं, अपने डिनर में ले सकते हैं। सी डाइट मॉडिफिकेशन में हेयर के लिए अगर हम स्पेशली बात करें तो प्रोटीन इंटेक बढ़ानी चाहिए। आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, जैसे दाल, पल्सेस सारे हैं, ड्राई फ्रूट्स है, एग्स आर ऑल्सो वेरी गुड फॉर दी हेयर हेल्थ। तो ये सब सप्लीमेंट्स आपको जिसमें से भी प्रोटीन इंटेक मिल रहा है वो सारे ही बढ़ाने हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डाइट में इंक्लूड करना है। डेली कुछ अमाउंट ऑफ ड्राई फ्रूट्स भी लेने हैं। एंड सप्लीमेंट्स की हम बात करें तो डेफिशिएंसी है, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है, जैसे आयरन, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12, D3, तो ये सारी सप्लीमेंट्स लेके इसको करेक्ट करना। हेयर फॉल और ब्रेकेज में क्या कनेक्शन है, मतलब कि हम कैसे अपने ब्रेकेज को कंट्रोल में ला सकते हैं या हेयर फॉल को कंट्रोल में ला सकते हैं और कैसे चेंज कर सकते हैं? यस, हेयर फॉल मतलब आपके हेयर रूट से गिर रहे हैं, पूरा ही आपकी लेंथ जो फुल लेंथ हेयर की है वो निकल रही है, मतलब वो ठीक। हेयर फॉल है। ओके। ब्रेकेज मतलब आपके हेयर टुकड़ों टुकड़ों में गिर रहे हैं। ओके। ब्रेकेज का मोस्ट कॉमन रीजन होता है ड्राइनेस। अगर आपकी हेयर स्ट्रैंड्स काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, रफ है, फ्रीजी हेयर है, तो वो ज़्यादातर ब्रेकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर किसी को डेंड्रफ है और वो एंटी डेंड्रफ शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, कोई नॉर्मल शैम्पू और कंडीशनर यूज़ नहीं कर रहे, तो वो सारी चीज़ें ब्रेकेज को बढ़ाती है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप वॉश से पहले हेयर के स्ट्रैंड्स है उसको आप नरिश करो विथ गुड ऑयल 1 or 2 hours प्रायर। जस्ट अप्लाई योर हेयर ऑयल ऑन दी स्ट्रैंड्स एंड देन डू योर हेयर वॉश, सो इट दैट विल ऑल्सो हेल्प इन दी हेयर ब्रेकेज। ओके, तो जो डैंड्रफ शैम्पू जो होते हैं वो आपके बालों को ड्राई करते हैं, मतलब उसके साथ हमें दूसरे शैम्पू को भी कंबाइंड यूज़ करना है? यस, डेंड्रफ के जो शैम्पूज होते हैं वो मेडिकेटेड शैम्पूज होते हैं। ओके। चाहे उसमें कीटोकोनाजोल है, जिंक पायरिथियोन है, साइक्लोपिरोक्स है, कोई भी इंग्रेडिएंट आप ले लो। तो वो सारे शैम्पू का रोल हमें चाहिए, इफेक्ट चाहिए हमें स्कैल्प में, उसकी हमें हेयर के स्ट्रैंड्स में कोई इफेक्ट चाहिए ही नहीं। हमें हेयर के जो स्कैल्प में से जो ऑयल है उसको रिमूव करना है। तो जब भी हम वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू अप्लाई करते तो उसके थोड़ा जो अमाउंट है वो स्ट्रैंड्स में भी आता है। तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू अप्लाई करने के बाद
हमें नॉर्मल शैम्पू भी यूज़ करना है और कंडीशनर यूज़ करना तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अ, आप थोड़ा ये भी बताएँगे कि शैम्पू का कोई तरीका भी होता है वॉश करने का और वीकली हमें कितनी बार वॉश करना चाहिए? और यस। शैम्पू को डिसाइड करना मतलब कि उसके इंग्रीडिएंट्स क्या है, वो देखकर हमें चूज़ करना चाहिए? यस, ये बहुत ही ज़रूरी है। आइडियली थ्राइस इन अ वीक हेयर वॉश इनफ है, बट अगर किसी को बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है, थ्राइस इन अ वीक यूज़ कर रहे हैं, फिर भी उनके हेयर्स ऑयली रह रहे हैं, स्कैल्प ऑयली रह रहा है, तो आप रेगुलरली डेली बेसिस पे भी हेयर वॉश कर सकते हो। ओके। और मेथड की मैं अगर बात करूँ तो डायरेक्ट शैम्पू अप्लाई नहीं करना चाहिए। ऑलवेज़ डाइल्यूट योर शैम्पू एंड देन यूज़ फॉर द हेयर वॉश। अगर हम बात करें इंग्रेडिएंट की तो इंग्रेडिएंट्स ऐसे होने चाहिए कि जो आपके हेयर्स को एक्स्ट्रा ड्राइनेस फ्रीजी ना करे। कोई भी अच्छा माइल्ड शैम्पू आप यूज़ कर सकते हो कि जो थोड़ा सा नरिशमेंट भी दे और हेयर ब्रेकेज ना करे। डॉक्टर ग्रे हेयर काफ़ी यंग एज में भी हो रहे हैं, है ना? यस। तो उसका रीज़न क्या है? सी प्रीमेच्योर ग्रेइंग अभी काफ़ी कॉमन है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं एंड विदाउट रीजन भी हो सकता है। वी कांट पॉइंट आउट टूवर्ड्स एनी पर्टिकुलर फैक्टर। जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है अभी सबकी, स्टडी का, जॉब का प्रेशर है, जो लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशंस है लाइक डाइट, वाटर इनटेक, इनएडिक्वेट स्लीप, hereditary factors, and most important, using various chemicals and hair straightening treatments. All these factors are responsible for the graying of the hair, but ये सारे ही फैक्टर्स नहीं भी है फिर भी हो सकते हैं। सो वी कांट से एनी पर्टिकुलर थिंग इन दिस। बट अगर किसी को हो रहा है तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, अगर ये जो मैंने फैक्टर्स बताए अगर उसमें से कुछ है तो ये करेक्ट करना पहले ज़रूरी है ताकि हम उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सके, रोक सके। बॉलीवुड सेलिब्रिटी को देखकर लगता नहीं है कि उनके भी ग्रे हेयर होते होंगे, तो ऐसा वो क्या यूज़ करते हैं? इतना अपने आप को मेंटेन कैसे रखते हैं? मैम मैं श्योर तो नहीं बता सकती बट ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेइंग हो रही है तो कलर ही एक ऐसा सॉल्यूशन है कि जिससे आप उसको कवर कर सकते हो। तो आई आई थिंक ऑलमोस्ट सारे ही लोग कलर यूज़ कर रहे हैं ना। कलर्स में भी बहुत सारी वेराइटीज़ आ गई है, अभी सैलून में भी होते हैं, डर्मेटोलॉजिकल भी कलर्स है, हर्बल कलर्स भी है, अमोनिया फ्री, पैराबिन फ्री। तो ग्रेइंग का और कोई सॉल्यूशन नहीं है। कुछ सिरम्स मेडिसिन से आप कंट्रोल कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा हो गया है देन हेयर कलर एंड हेयर डाई इज़ द ओनली ऑप्शन। ओके, तो केमिकल कलर भी करा सकते हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट कलर में ही हमें जाना चाहिए? इट डिपेंड्स। डर्मेटोलॉजी के जो कलर्स है वो उतनी वाइड रेंज में नहीं होते हैं। दे हैव अ फ्यू बेसिक कलर्स, है ना। तो अगर किसी को ऐसा है कि मुझे मेरे हेयर्स में केमिकल फ्री चाहिए, प्रॉपर सेफ चाहिए, तो वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड कलर्स यूज़ कर सकते हैं, बट देर आर नॉट अ परमानेंट काइंड ऑफ थिंग। वो जल्दी फेड हो जाते हैं, आपको वंस इन अ ओके। मंथ मे अप्लाई बी करने होते अमोनिया हैं। फ्री होते यस हैं। यस, केमिकल फ्री है तो उनकी जो लॉन्जेविटी है, जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी कम होते हैं, बट सेम वो सेफ भी काफ़ी होते हैं। मैंने ये भी देखा है कि वो फैंसी कलर नहीं होते, वो आपके यस, ग्रे को कवर बेसिक करने के बेसिक लिए कलर होते हैं। होते हैं, अवेलेबल इन 4 to 5 और 6 रेंजेस, बट वो बेसिक कलर होते हैं। उसमें फिर आप बहुत ज़्यादा जो फंकीनेस वाला जो हाँ, अभी राइट। ट्रेंड है वो नहीं करा सकते। ओके। तो मेन यही है कि कहीं न कहीं वो हेयर को भी कंट्रोल में ला रहे हैं वो कलर, जिनको हेयर फॉल है तो उनके लिए मेन बताया हाँ, जाता वो होगा। एडेड आपके हेयर को कोई डैमेज नहीं करेंगे, हेयर फॉल नहीं करेंगे, हेयर का जो आपका टेक्सचर है उसको डैमेज नहीं करेंगे। इंटरनेट में काफ़ी वायरल हो रहे हैं कंटेंट जो होम रेमेडीज़ श्योर करते हैं कि आपके ग्रे हेयर को कवर कर लेंगे या फिर आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल में ले आएँगे। तो क्या ये सच है? कितना सच है वो? मैम बहुत ज़्यादा वायरल तो है सारी चीज़ें, जैसे प्याज और मेथी दाना सब कुछ को मिला के ऑयल बनाना और पेस्ट बनाना, पर उसके कोई रिजल्ट्स नहीं होते, वो ग्रे हेयर को कवर नहीं कर पाएगा। आप हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो, कलर, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो वायरल है उस मतलब जो डॉक्टर के पास नहीं आ रहे हैं, है ना? क्लिनिक में नहीं आ रहे तो वो ये नुस्खे ना यूज़ करें। मैम ऐसा है कि कर सकते हैं पर उससे कोई बेनिफिट नहीं है।
जब ओके। तक वो कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं कर रहे, हम्म। स्कैल्प को इरिटेट नहीं कर रहे, तब तक वो यूज तो कर सकते हैं, बट उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो आइडियली ना ही करें, ये भी एक सही रास्ता है। ओके, ठीक है। तो अच्छा है आपने वो जो एक होता है ना कि वो ऑडियंस जो घर में अपने होम रेमेडीज यूज कर रही हैं, तो उनको क्लियर ये दिखाना जरूरी है कि इतनी मेहनत ना करे, सीधा सही है मैम, डर्मेटोलॉजिस्ट सही के है, पास। बिल्कुल सही है। ओके। जिनको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो आपके पास ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है, जैसे कि हेयर विक आजकल चल रही है, हेयर एक्सटेंशन है, हेयर ट्रांसप्लांट है, या फिर मेडिसिन से भी हम हेयर फॉल को कवर कर सकते हैं, तो उसके बारे में Yes. आप थोड़ा बताएं। अगर किसी को हेयर लॉस है, हेयर फॉल किसी भी तरीके का है, चाहे हार्मोनल हेयर लॉस है या और कोई रीज़न से हो रहा है, तो फर्स्ट अपने डॉक्टर को, डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ हेयर फॉल कि कितना है, कितने टाइम से हो रहा है, क्या क्या फैक्टर्स है, उसके अकॉर्डिंग पहले तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। ट्रीटमेंट्स काफ़ी तरीके में अवेलेबल होती है, जैसे आप सिरम लगा सकते हो, सप्लीमेंट्स ले सकते हो, और जो बेस्ट रिजल्ट्स अभी के जो है हेयर पीआरपी एंड जीएफसी ट्रीटमेंट आप करा सकते हो। QR 6, 7, 8 इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं। तो ये सारी जो ट्रीटमेंट्स है वो हार्मोनल हेयर लॉस में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। तो अगर इनिशियल स्टेज में है और पेशेंट्स विलिंग है, तो हम इससे स्टार्ट करते हैं कि पहले हम हेयर ट्रीटमेंट से जितने भी नेचुरल हेयर रिट्राइव कर सकते हैं उसको हम रिट्राइव करें, हेयर डेंसिटी बढ़ाएं। अगर एक स्टेज से बियॉन्ड हेयर फॉल हो गया है, स्पेसिफिकली हार्मोनल हेयर फॉल, तो फिर दो ऑप्शंस रहते हैं पेशेंट्स के पास, या तो उसको एक्सेप्ट करें, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो वीग और ट्रांसप्लांट में से कुछ चूज करें। ठीक है। ट्रांसप्लांट भी अभी बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब सब अवेयर हो रहे हैं कि ट्रांसप्लांट भी होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, और हम करा सकते हैं। तो वो एक अच्छा फैक्टर है कि अभी सारे अवेयर हो रहे हैं पेशेंट्स इस रिगार्डिंग भी। वीक और हेयर एक्सटेंशन डेली यूज करना कितना सेफ है, और कितना आपको लगता है कि यूज हमें करना चाहिए, क्योंकि काफी पेशेंट है जो इंजेक्टेबल में नहीं जाना चाहते हैं या फिर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहते, तो सबसे इजी उनके लिए होता है वीक लगाना। तो वो मैं जानना चाहूंगी। सी ऐसा कुछ नहीं है। हेयर वीग और एक्सटेंशन डेली यूज करना अगर पेशेंट के लिए कन्वीनियंट है तो वो यूज कर सकते हैं। If we are considering the safety points, then these all the products are safe, but you have to take a good maintenance of your normal hair। जैसे आप normal hairs की केयर कर रहे हो, वैसे उसकी केयर करनी है। कुछ उसका ड्यूरेशन होता है, उसके बाद चेंज करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अदरवाइज सेफ है। पर उसको रोज यूज करना वही एक टास्क हो जाता है मोस्ट ऑफ दी, उसकी हैबिट भी हो जाती yes, है, yes। क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाला समझ जाता है कि आर्टिफिशियल कुछ चीज कराई है। हाँ, वो भी है। और अभी सबकी जो इतनी बिजी स्केड्यूल चल रहा है, बिजी लाइफ है, उसमें यूज डेली करना थोड़ा सा वो होता है, पर फिर भी अपनी अपनी चॉइस है। बट एज सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू पे कर सकते हैं, सेफ है। इंडियंस जो पीपल्स हैं वो ऑयल को, जो ऑयलिंग हम करते हैं हेयर को, तो उसमें ये भी उनका एक ट्रस्ट है कि हेयर फॉल रुकता है ऑयलिंग करने से। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि ऑयलिंग से ये चीज़ें होती हैं, हेयर फॉल कंट्रोल होता है? यस, ऑयलिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे मिथ है। सबको ये लगता है कि हेयर ऑयल अप्लाई करो आपका डैंड्रफ चला जाएगा, हेयर फॉल चला जाएगा, हेयर ग्रोथ बढ़ जाएगा, पर ये कुछ सच नहीं है। ऑयलिंग आप अपनी हेयर के स्ट्रैंड्स को हेल्दी रखने के लिए कर सकते हो, बट वॉश से 2 आवर्स प्रायर करने हैं। 2 आवर्स इज द मिनिमम टाइम कि अपना आप हेयर ऑयल लगा रहे हो तो उससे जो भी बेनिफिट्स आपके स्कैल्प को, स्ट्रैंड्स को मिलना है वो मिल जाता है। थ्रू आउट द डे या ओवरनाइट ऑयलिंग रखने से कोई बेनिफिट नहीं है। और जिस पर्पज से हम लगा रहे हैं कि हेयर फॉल चला जाए, हेयर मेरे बहुत ज़्यादा लंबे हो जाए, या तो डैंड्रफ चला जाए, तो इस कोई पर्पज से आप लगा रहे हो तो फिर तो बिल्कुल मिथ है, तो फिर तो मत ही करो ना। ऑयलिंग के ऐसे कोई बेनिफिट्स है ही नहीं। और अगर आपको डैंड्रफ है तो फिर तो नहीं ही लगाना है, और लगा रहे हो तो स्कैल्प में बिल्कुल नहीं लगाना है।
एक स्मोकिंग रीज़न भी बताया जाता है हेयर फॉल को कि हेयर फॉल उससे बढ़ता है। तो स्मोकिंग छोड़ने से क्या लगता है आपको कि हेयर वापस आ जाते हैं? क्योंकि काफ़ी पेशेंट ऐसे भी हैं जो स्मोकिंग छोड़ना नहीं चाहते हैं, पर डॉक्टर उनको बताते हैं कि आप स्मोकिंग छोड़ो। तो उनका यस ही ये बेसिक क्वेश्चन है क्योंकि उनको हैबिट होती है स्मोकिंग करने की। तो आप मुझे यस इनके बारे में बताएँ। सी स्मोकिंग एक ऐसा फैक्टर है कि अगर आपको हेयर फॉल है हुँ, और आप स्मोकिंग नहीं छोड़ रहे हो तो आपको रिजल्ट्स कम से कम मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे। रीज़न भी स्मोकिंग क्या करता है, पूरी ही बॉडी के ब्लड सप्लाई को कम करता है, जो ब्लड वेसल्स है उसको नैरो करता है। तो हम पूरी बॉडी में वो सेम मैकेनिज़्म है, तो वो मैकेनिज़्म स्कैल्प में भी अप्लाई होगा। वो जो हेयर के रूट्स है उसकी ब्लड सप्लाई को कम कर रहा है। तो स्मोकिंग से हेयर फॉल बढ़ता है। जिनको हार्मोनल हेयर लॉस है उनकी कंडीशन और सिवियर और वर्स हो सकती है। अगेन स्मोकिंग छोड़ने से आपका हेयर फॉल चला जाए और हेयर रीग्रो हो जाए ऐसा नहीं है। स्मोकिंग एक फैक्टर है, वो ऐसा रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि स्मोकिंग छोड़ दोगे तो बाल वापस आ जाएंगे। जो अंडरलाइंग कोज है उसको ट्रीट करना है, स्मोकिंग छोड़ना उसको हेल्प कर सकता है काफ़ी हद तक। वो जो आपके हेयर वापस लाने की जो प्रोसेस है, जो इफ़ेक्ट है, उसको वो अच्छे से बढ़ाता है। तो स्मोकिंग छोड़ना बेटर ऑप्शन है। अगर कोई किसी को है कि नहीं मुझे अपने बालों से प्यार है और बचाना है, तो स्मोकिंग तो छोड़ना ही पड़ता है अगर आप हेयर के लिए कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं। ओके, तो यानी उन्होंने ट्रीटमेंट सिलेक्शन कर लिया, तो कहीं न कहीं स्मोकिंग रिज़ल्ट आने के लिए स्मोकिंग यस उनको छोड़नी पड़ेगी। यस रिजल्ट्स कम आते हैं, रिजल्ट्स नहीं आते हैं ऐसा नहीं है। रिजल्ट्स जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स आने चाहिए उतने नहीं आते हैं, क्योंकि हम एक तरीके से ट्रीटमेंट करके ब्लड सप्लाई बढ़ा रहे हैं, रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सेम मीन टाइम में पेशेंट स्मोकिंग करके वो सारी चीज़ें कम कर रहा है, तो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। रिजल्ट्स तो आते हैं बट जितना जल्दी पेशेंट कन्विंस हो जाए छोड़ दे तो बेटर है। ओके। डॉक्टर आपने जैसे बताया कि हेयर लॉस या हेयर फॉल का लास्ट ऑप्शन हेयर ट्रांसप्लांट है। तो वो कितने टाइप के होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट और इसका भी कोई सिलेक्शन होता है कि पेशेंट पे कि इनके लिए हेयर ट्रांसप्लांट एक राइट चॉइस है? यस सी एक स्टेज से बियॉन्ड आपका हेयर फॉल हो रहा है, स्पेसिफिकली मेल्स में मोस्टली मैं देखती हूँ, है ना। तो हेयर ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत रहती है कि आपकी लाइंस बिल्कुल रिसीड हो गई है, पीछे वाले एरिया में कम हो गए, आपके लूप को मैटर कर रहा है, तो ट्रांसप्लांट की नीड रहती है। ट्रांसप्लांट बहुत सारे तरीके के होते हैं बट रिसेंटली जो दो टेक्निक्स जो अभी मार्केट में है और सब लोग कर रहे हैं, वो है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन एंड डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन। तो ये दोनों ही ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक सेफ है। इफ़ वी आर कंसिडरिंग द सिलेक्शन पॉइंट कि कौन करा सकता है, तो इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया सच नहीं है, बट कुछ कुछ बेसिक प्रिकॉशंस होते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले उनके फुल बॉडी चेकअप होता है। ओके। अगर उनकी कोई मेडिसिन चल रही है जैसे ब्लड शुगर, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़, अगर कुछ भी इसमें से मेडिसिन चल रही है तो वो एक बार रिव्यू किया जाता है। अगर कोई ऐसा फैक्टर है, एज, इफ एक्सट्रीम एज है कि ऐसा कोई फैक्टर्स है और फिजिकली वो फिट नहीं है, तभी डॉक्टर डिसाइड करता है कि नहीं कराना चाहिए। अदरवाइज विथ ऑब्जर्वेशंस, विथ फुल ब्लड टेस्ट एंड विथ प्रिकॉशंस सारे पेशेंट्स करा सकते हैं। इस सच कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। एक फुल बॉडी टेस्ट एंड वायरल मार्कर्स एक रिक्वायरमेंट रहती है, और जब भी आप ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हो तब बॉडी में कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये सारे ब्लड टेस्ट के थ्रू इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पेशेंट इसके लिए प्रॉपर है, कब हमें प्लान करना चाहिए, ये सब चीज़ें। डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर काफ़ी पेशेंट कंफ्यूज रहते हैं। उनको 30,000 में भी चाहिए, काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं जिनको 50,000 में भी चाहिए और उनकी जिद होती कि नहीं हमें बाकी जगह बाकी क्लिनिक में इस कॉस्ट में मिल रहे हैं। तो एक तो आप ये कॉस्ट को लेकर थोड़ा-सा क्लियर करें हमें। दूसरा ये कि इतने लो प्राइस में जो क्लिनिक दे रहे हैं तो वो इस तरीके से कैसे दे रहे हैं? सी
प्राइस का डिफरेंस अगर किसी भी प्रोसीजर में आ रहा है तो वहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, ये आजकल पेशेंट को जानना बहुत ज़रूरी है ना? सबको ये है कि कम प्राइस है तो सेम क्वालिटी से होगा, तो ये सही नहीं है। प्राइस का डिफरेंस होने के मैं जो बता सकती हूँ 2 रीज़न, वो ये है कि कौन-सी टेक्निक यूज़ हो रही है और कैसे एक्सपर्ट के पास आप करा रहे हो। आर दे आर ट्रेन्ड और नॉट? तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये 2 रीज़न होने चाहिए। जो है ये है कि इतने ही प्राइस में हो, इतने कम प्राइस में वहाँ पे हो रहा है, तो दिस ऑल द थिंग्स कहीं न कहीं आपकी जो ट्रांसप्लांट की क्वालिटी है, आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है, उसको कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करती है, तो ये पेशेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हेयर टेक्नीशियंस भी हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि जो ये लो रेट हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट सर्जन नहीं होते होंगे, आई थिंक। कह सकते हैं मैम, कह सकते हैं। वी कांट हाँ, कमेंट कमेंट, श्योरली, राइट। बट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ऐसा भी हो। हाइजीन जो मेंटेन होना चाहिए, इट्स अ सर्जरी, एक तरह से आप अपनी बॉडी पे एक सर्जरी ही करा रहे हो, तो एक हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, ट्रेन्ड प्रोफेशनल से कराओ, तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। ओके। और अगर जो प्लास्टिक सर्जन होते हैं, जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन होते हैं, उनका एक बेसिक कॉस्ट क्या रहता है? बेसिक कॉस्ट डिपेंड करता है कि आपका कितना एरिया है। ग्राफ्ट अगर कितने हाँ, मैं हैं? ऑन एन एवरेज भी बात करूँ तो 2.5 से 2 लाख तो चाहिए ही चाहिए। ओके। जितने ट्रेन्ड डॉक्टर्स हैं, जितने प्रोफेशनल्स हैं, उतने उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग प्राइजेस वेरी करते हैं। सो हम कुछ स्पेसिफिक इसमें नहीं बता सकते, बट कि इतना ये तो कॉस्ट रहता ही है। रहता है डिपेंड्स अगर की ग्राफ्ट अगेन कि जितना एरिया है, अगर किसी का पूरा ही क्राउन वाला एरिया नहीं है तो मे बी उनको 2 पार्ट में उसको सर्जरी को प्लान ओके। करना पड़े, चार्जेस ज़्यादा रहे। मेल हेयर ट्रांसप्लांट तो काफ़ी कराते हैं, बट फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट भी आपको दिखा है ऐसे कि विजिट करा है, उन्होंने भी कराया है? करा सकते हैं मैम, मेल हेयर ट्रांसप्लांट ज़्यादा कॉमन है क्योंकि ओके। उनको आगे वाले जो हेयर लाइन है वो रिसीड हो रही है, तो वो कॉमन है, बट फीमेल्स भी करा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा डेंसिटी कम हुई है, स्कैल्प बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो फीमेल्स भी हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। सक्सेसफुल है फीमेल के लिए भी? यस, यस। कुछ मेंटेनेंस रहते हैं जो ओके। दोनों के लिए सेम है, सेम अदरवाइज़ है। सक्सेसफुल। हम किसी को देखकर ये जज कर सकते हैं कि इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, जैसे कि एक सेलिब्रिटी की ही मैं बात कर लेती हूँ। सलमान खान हो गए हैं, रणबीर कपूर हो गए हैं, या फिर बिग बॉस के ओटीटी सीजन के एल्विश यादव हो गए हैं, तो उन्होंने भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। तो देखकर जज कर पाएंगे हम? सी अभी हेयर ट्रांसप्लांट इतने अच्छे तरीक़ों से हो रहा है, तो आप दूर से किसी को देख के नहीं बता सकते हो, बट फिर भी डर्मेटोलॉजिस्ट को पता चल जाता है ओके। कि वो समझ जाते हैं कि कराया है, और अगर कोई ऐसा है कि बहुत अच्छे से नहीं हुआ है, तो पता तो चल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बिल्कुल वो नेचुरली हो, तो हम देख के बता सकते हैं कि किसने कराया है, किसने नहीं कराया है। अच्छा, तो Yes. नॉर्मल ऑडियंस जल्दी से नहीं कैच कर हाँ, yes, पाएंगी, बट definitely, definitely. ओके। डॉक्टर, मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाने चाहूँगी, जिसमें आपको ये बताना है कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, कि उन्होंने विग यूज़ करा है, या फिर कुछ भी नहीं। ओके, मुश्किल है थोड़ा-सा, चलो पर करते हैं। ठीक है। यस, अक्षय कुमार, अक्षय कुमार हेयर ट्रांसप्लांट, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन वीग ओके। कपिल शर्मा, हेयर ट्रांसप्लांट, ओके। विवेक ओबराय, हेयर ट्रांसप्लांट। अनुपम खेर, मैम वो तो हमें सबको पता है कि उनके तो हेयर्स नहीं है। जब ओके। भी हमें दिख रहा है मतलब वो विग पहन रहे हैं। ओके, ठीक है यस डॉक्टर। मैम, मैंने तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर किए हैं, बट अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं और हमें डीएम कर सकते हैं। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।